नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। कक्षा 10 का अध्याय 3 है ये। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है धातु के बारे में, और उसमें भी क्या है उसका भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले हम देखेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म, फिर धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में, और फिर अगले वीडियो में करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और उसके बाद फिर धातु अधातु की अभिक्रिया, फिर सक्रियता श्रेणी, और फिर धातुओं का निष्कर्षण वगैरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म का अर्थ क्या है? जैसे भौतिक का अर्थ क्या होता है? जो हमें देखने में लगे, है ना, जो कि प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हो, जो हमें देखने में लगे, मतलब ये वो दिखता कैसा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह कैसा है, तो उसको हम कहेंगे क्या? भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा कि जैसे हम किसी चीज से अभिक्रिया करा दें उसका, है ना, उसका रासायनिक जो कंपोजिशन है उसके आधार में किस किस पे प्रतिक्रिया करेगा। जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जल के साथ करेगा तो कैसे होगा, या वायु के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, ये सब कहलाएगा आपका रासायनिक गुणधर्म। तो बाकी ये सब जो है हमारा ये क्या है? भौतिक गुणधर्म। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा धात्विक चमक, है ना। धात्विक चमक से क्या अर्थ है? धातु की चमक, है ना। जैसे कि कारक आप लोग पढ़े हैं ना, तो उसमें यही धात्विक क्या है, वही कह रहा है धात्विक, धातु की चमक। तो ये क्या है? जैसे कोई भी धातु है, जैसा सामान्य तौर पे आप कोई भी धातु देखे होंगे, सोना हो, चांदी हो, पारा हो, सब क्या होती है? चमकीली होती है, थोड़ी सी चमकदार होती है। सोना, चांदी, तांबा, है ना, लोहे भी थोड़ा चमकदार होती है। तो इसलिए पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? धात्विक चमक। तो इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, बस चमकीला होता है ना। वही अधातु रहेगी तो चमकीला होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हमारा आता है तन्यता एवं आघात वर्ध्यता। ये दोनों जो है आपका हमेशा काम आएगा, है ना, आगे भी। उसके बाद है उच्च गलनांक एवं विद्युत। ये दोनों भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे देखिए क्या होता है तन्यता। तन्यता जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तन्यता, तान मतलब तानना। जैसे आप रस्साकसी का खेल खेलते हैं तो नहीं, एक तरफ कोई और रस्सी खींचता है, दूसरी तरफ कोई और खींचता है, तो एक तन्यता उसमें उत्पन्न हो जाता है, यानी कि तानते हैं ना, उसको हम तान देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी तान दो, है ना, तो वो क्या हो रहा है? एक खिंचाव हो रहा है उसमें, यानी कि एक तार के जैसा खिंचाव हो रहा है। तो यही है तन्यता, कि किसी भी धातु को हम खींच खींच के एक रस्सी के रूप में या एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो गुणधर्म हुआ वो क्या कहलाता है? तन्यता। ठीक है, इसीलिए देखे होंगे जैसे बड़ा बड़ा तार, ट्रांसमिशन का तार जो जाता है ना, पावर प्लांट से जो आप देखते होंगे बड़ा बड़ा तार, ये किस किस गुणधर्म के कारण ये तार का निर्माण हुआ है? उसके तन्यता के कारण। हमारे घरों में भी जो वायरिंग होता है, या आपका चार्जर है फोन का, या कोई भी वायर है, या ये माइक जो है, इसमें भी अंदर तार होगा। ये तो कोटेड है बाहर से, है ना, लेकिन अंदर में क्या होगा? धातु की तार होगी इसमें, है ना। तो ये जो तन्यता है, इसी के कारण इस तार का निर्माण हो पाया। अगर धातु में तन्यता नहीं रहेगी तो क्या तार हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, वो तो टूट जाएगा तुरंत, खिंचाएगा ही नहीं, है ना। अब अगला आता है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होता है कि हम इसको पीट पीट के क्या कर सकते हैं? चौड़ा प्लेट में ढाल सकते हैं। जैसे घर में हम लोग होता है ना, बड़ा बड़ा प्लेट होता है, परात होता है, या थाली होता है, तो आखिर वो किसका बना हुआ है? स्टील का। स्टील किसका बना हुआ है? आपका लोहे का बना हुआ है। लोहा क्या है? धातु है ना। तो वो जो धातु का इस गुण के कारण ही तो हम उसको एक चौड़ा रूप दे पाए हैं, है ना। उसके अलावा पहले के जमाने में क्या होता था? कांसा पीतल का जो सामान इस्तेमाल में होता था, वो भी क्या होता था कि आपका आघात वर्ध्यता के कारण उसमें क्या होता है? तांबा का जो आप देखे होंगे, तांबा का भी परात वगैरह होता है, तांबे का बर्तन भी यूज करते हैं। तो बर्तन हम किस तरह से बना पाए? आघात वर्ध्यता गुण के कारण ही हम बना पाए हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, तन्यता में एक चीज क्या छूट गई, जैसे कि ऐसा कहा माना जाता है कि 1 ग्राम अगर सोना रहेगा, सोना इतना ज्यादा तन्य होता है कि अगर 1 ग्राम सोना रहेगा तो उसको खींच खींच के हम कम से कम 2 किलोमीटर तक बिना टूटे वो खींच सकते हैं, अगर हम खींचना शुरू करें तो। लेकिन शुद्ध सोना होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया तन्यता और आघात वर्ध्यता। तो तन्यता का मतलब क्या हो गया कि उसको
तार के रूप में हम खींच सकें, है ना। और आघातवर्धता का मतलब क्या हुआ, एक चादर के रूप में या ऐसा चौड़ाई में उसको ढाल सकें, है ना। आगे का क्लास में आप पढ़ेंगे, जैसे होता है ना एक किसी चीज को अगर हम खींच रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंशन। और इसको इंग्लिश आघातवर्धता को बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो जब हम किसी चीज को ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं ना, आघातवर्धता में क्या कर रहे हैं, उसको धातु को दबाया जाता है, दबाने के कारण वो क्या होता है, फैलता है। लेकिन तन्यता में क्या करते हैं, हम उसको खींचते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, उसमें कहलाता है, उसको कहते हैं टेंशन, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आता है ध्वनिक, है ना, ये ध्वनिक, ये गलत लिखा हुआ है, आधा दा होगा, ध्वनिक। तो ध्वनिक का मतलब क्या हुआ, ध्वनि से संबंधित है। ध्वनिक मतलब ध्वनि से संबंधित। जैसे हम जानते हैं कि ध्वनि की गति सबसे तीव्र किसमें होती है, ठोस पदार्थों में होती है। और ठोस पदार्थों में, धातुओं में क्या होती है, ध्वनि की गति बहुत ही तेज होती है ना। इसीलिए आप कभी सुने होंगे कि कोई रेलवे का पटरी है मान लिया, तो पटरी किस चीज का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है। तो आप ऐसे अगर मान लिया थोड़ी दूर पर ट्रेन है, 8-10 किलोमीटर पीछे ट्रेन है ना, तो उसकी ध्वनि क्या हमें सुनाई देती है, छक 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 छक, जो ट्रेन का आवाज होता है पटरियों पे, वो आवाज सुनाई हमें देगी, ऐसे नहीं देगी। लेकिन यही अगर आप वहाँ पे कान लगाकर सुनेंगे, है ना, जब हम कान लगाकर सुनेंगे, या फिर आप कोई वहाँ पर एक होता है ना, जैसे अगर यही माइक, ये वाला माइक है ना, अगर आप उस धातु से कनेक्ट करके उसकी आवाज कहीं और किसी स्पीकर में सुनेंगे तो वो सुनाई देने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस ध्वनि के कारण, इसी ध्वनि के कारण। क्यों, क्योंकि धातुओं में क्या होता है कि ध्वनि की तीव्रता बहुत ही अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी चीज जिसमें हमको ज्यादा जोर से दूर दूर तक अगर किसी को कुछ सुनाना हो, तो घंटियों को किस धातु से, मतलब किस पदार्थ से बनाया जाता है, तो धातु से ही बनाया जाता है। आपके स्कूल में भी क्या होगा, धातु का ही घंटी होगा, है ना, चाहे लोहे का होता है या कहीं कहीं तांबे का होता है, मतलब अपना बजट, लेकिन होता किस चीज का है, धातु का ही होगा। तो जैसे कि आप बोले ना कि आप जैसे रेलवे की पटरी पर जाइए, कभी कान लगाकर सुनिएगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज आवाज आता है। लेकिन आप जैसे ही कान हटा देते हैं, आप ऐसे ही खड़े रहिए वहीं पे, तो क्या ध्वनि सुनाई देगा 10 किलोमीटर दूर, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जो ध्वनि की गति है वो वायु में कम है, लेकिन ये धातु में बहुत ही अधिक है। इसीलिए हमको वहां से, हमारे 10 किलोमीटर दूर, तो पटरी तो लगातार 10 किलोमीटर तक फैली हुई है ना, जहां से ट्रेन आ रही है वहां तक, वो तो कनेक्टेड है ना, लोहे के द्वारा कनेक्टेड है पूरा। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उच्च गलनांक। गलनांक क्या होता है, हाँ, गलनांक मतलब नाम से ही, सारा नाम से ही है। जैसे है ना गलनांक, गलना यहीं पे आ रहा है ना, गलना। अगर कोई चीज गल रहा है, मतलब ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गलना, है ना। जैसे कि मान लिया बर्फ है, बर्फ भी एक ठोस है, लेकिन जब गलता है तो पानी बन जाता है, द्रव में बदल जाता है, यानी गलता है ना। जैसे पानी का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री, है ना। तो बर्फ का गलनांक बोलेंगे, क्योंकि बर्फ ना गलता है। अब आता है उच्च गलनांक, तो कहेंगे उच्च का मतलब क्या होता है, ज्यादा। गलन अंक, गलना अंक, अंक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तापमान, है ना, कि यानी कि जो गलेगा वो क्या होगा, बहुत ही उच्च तापमान पर गलेगा, ठीक है। जैसे लोहा वगैरह आपका जो होता है वो 1400-1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास गलता है, इतना अधिक होता है। पानी, पानी आपका गलता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ, बर्फ अगर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो गलना शुरू हो जाता है। होता है ना, जैसे गुप्त उष्मा, याद है, बताए थे, जैसे 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है आपका, पानी है, पानी की अवस्था। अगर 0 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से कम में आपका क्या हो जाएगा, ठोस हो जाता है। और 100 से अधिक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गैस, यानी वाष्प बन जाएगा, है ना, वाष्प के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, ठोस जो है वो 0 से कम डिग्री रहेगा तब ना। तो ये नहीं कि पानी, द्रव का, ये बर्फ का गलनांक कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। मान लिया कि कोई बर्फ है, उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापमान हम बढ़ाते गए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, 0 डिग्री तक गया।
लेकिन तब तक वो 0 से 1 नहीं जाएगा जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगा, यानी कि सारा का सारा बर्फ गल नहीं जाएगा। तब तक क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही उसका तापमान रहेगा। जैसे ही 0 से बढ़ेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, पानी रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा। तो जैसे देखिए हम क्या अभी बोले कि कोई बर्फ है, पूरा पूरा नहीं गलेगा जब तक उसका पूरे का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक पूरा नहीं गल जाता। तो वो जो हम हीट दिए जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो ऊष्मा हम दिए जा रहे हैं इसी को बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। याद रहेगा, गुप्त ऊष्मा क्या हुआ कि जिस ऊष्मा से हमारा तापमान ना बढ़े उसको हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, तो ये तो खैर केमिस्ट्री का चीज है। अब आता है उच्च गलनांक। समझ में आया कि जो धातुएं होती हैं बहुत ही ज्यादा तापमान होगा तभी वो गलेगी, है ना, इतनी आसानी से नहीं गलती है। अब आता है ऊष्मा व विद्युत के चालक, यानी कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक होती है। जैसे कि हम लोग घर में भी जो यूज करते हैं साधारणतः देखे होंगे कि आप, जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन है ना, तो मिट्टी का बर्तन उतना गर्म होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन वही जब धातु का बर्तन आप चढ़ा दीजिए गैस चूल्हे पर तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा की अच्छी चालक है। उसके बाद आते हैं विद्युत की चालक। विद्युत का चालक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम बिजली उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा तार है ना, जैसे यहाँ पे स्विच दिए तो बल्ब जल रहा है। अगर हम इस तार में अंदर जो कॉपर का तार है उसके जगह कोई और मतलब कि अधातु का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो बिजली जलेगा, यानी बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, है ना। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। जैसे कि घरों में तो तांबे का तार यूज होता है और वैसे एल्युमिनियम का होता है दूर दूर ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर जाना होता है ना, बहुत लंबा लंबा हजारों हजार किलोमीटर तक भी जाता है बिजली का लाइन, बिजली की तार। तो अब वहाँ पे तांबा लगाया जाएगा तो कितना महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा चालक कौन सा है, आपका तांबा है। और सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है ना। क्लास 8 में एक बार यही चैप्टर चल रहा था, उन लोगों को भी ये धातु अधातु इतना डिटेल में नहीं है, तो उसमें वो पूछी थी सुप्रिया कि सर तो चांदी सबसे अच्छा, तो चांदी का ही यूज क्यों नहीं करते हैं, अगर चांदी सबसे अच्छा चालक है तो चांदी का ही उपयोग क्यों नहीं करते हैं वायरिंग में। तब हम उसको बोले कि चांदी का तार लगाने लगेंगे तो सारा खर्चा हमारा तार में ही चला जाएगा। चांदी कितना महंगा होगा, तो चांदी और तांबा का अंतर ही नहीं है, इतना महंगा है चांदी। तो चांदी का अगर तार हम इतना इतना दूर दूर ट्रांसमिशन लाइन जाएगा, उसमें अगर हम चांदी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा हमारा चोरी हो जाएगा तो छोड़िए, उससे पहले हमारा भट्टा बैठ जाएगा, है ना। सरकार का सारा बजट तार लगाने में ही चला जाएगा, है ना। उसके बाद है कठोरता। कठोरता का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चीज ऐसा जिसको आसानी से तोड़ा फोड़ा ना जा सके, है ना। जैसे कि हमारा लोहा हो, तांबा हो, उसको क्या हम हाथ से ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे, जब तक उसको लाल तक यानी कि उसके गलनांक तक लगभग उसके नहीं पहुंचा देंगे, तब तक क्या होगा, वो नहीं मुड़ेगा, यानी वो टूट फूट नहीं सकता। तो इसको बोलेंगे हम कठोरता। तो ये हुआ हमारा सारा भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है।